अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, भारत में मोदी सरकार ने आखिरकार इलेक्शन के बाद पहला बम गिरा दिया है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल। और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल तो बहुत ज़रूरी था। नॉर्मली तो रिपील ही होना चाहिए था, ये सिरे से गायब हो जाना चाहिए था। वक्फ बोर्ड की गुंजाइश कहीं भी नहीं होती। अरफा खानम शेरवानी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ चंगेज़ खान, क्योंकि उसकी आंखें देख के हमें पता लगता है कि ये चंगेज़ खान की, देखें एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि चंगेज़ खान की दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे रहे हैं। और परसेंटेज मुझे याद नहीं, लेकिन वो बता रहे थे कि दुनिया में इतने % लोगों का डीएनए चंगेज़ खान से मिलता है, क्योंकि ये कई कई रेप करता रहता था जहाँ जहाँ जाता था और बच्चे पैदा होते थे। तो यू नेवर नो, अरफा खानम शेरवानी के अंदर भी डीएनए चंगेज़ खान वाला है। अरफा खानम शेरवानी कहती हैं कि वक्फ बिल है ना, वो इतना ही डिस्क्रिमिनेटरी है जितना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट था। ये बहुत ही कम्युनल है और डिस्क्रिमिनेटरी है, और मुसलमानों की पावर को कम करने के लिए है, उनको सेकंड क्लास सिटीजनशिप बनाने के लिए है। अब आप मुझे ये बताएं कि वक्फ बोर्ड का जो कानून है ना, वो है ही सिरे से डिस्क्रिमिनेटरी, वो है ही सिरे से कम्युनल। क्योंकि एक सेक्युलर कंट्री में किसी एक धर्म के लिए कोई कानून नहीं बनता। मुझे यहाँ यूके का सेक्युलर कंट्री है, कोई एक कानून बता दे जो मुसलमानों के लिए स्पेशल हो, सिर्फ मुसलमानों के लिए हो। कोई एक कानून बता दें, अमेरिका में इधर बता दें, कहीं भी बता दें आप। मैं हमेशा कहता हूं कि वक्फ बोर्ड कहीं नहीं है। चले वो तो आप कहेंगे बार बार एक ही बात करते हैं। मैं कहता हूं कोई एक, जिस तरह अरफा खानम शेरवानी कह रही है ना कि ये कम्युनल है, तो कम्युनल ये बिल नहीं है। कम्युनल वक्फ बोर्ड का कानून में आना ही बिल है। वक्फ बोर्ड का एग्जिस्टेंस ही कम्युनल है, डिस्क्रिमिनेटरी है। ये होना ही नहीं चाहिए था। अब जाहिर है भारत में आजकल जो हिसाब किताब हम देख रहे हैं अड़ोस पड़ोस में कंट्रीज में, जिस तरह अमेरिका अपराइजिंग करवाता है और वायोलेंट प्रोटेस्ट करवा के वो करता है, तो भारत की सरकार भी एहतियात से चलती है। हमारे वेस्ट बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार होता था, या केरला पे या मणिपुर पे, तो लोग कितने हिंदू गुस्सा करते थे कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी तो देखे, मोदी जी इसलिए नहीं कर रहे थे कि यहाँ सरकार को बड़ा फूंक फूंक के कदम उठाना पड़ता है। एक इंटरनेशनल इकोसिस्टम, अमेरिका का डीप स्टेट एक पूरा इंटरनेशनल एजेंडा लेके अपना वर्ल्ड ऑर्डर को इम्पोज करने के लिए आपकी छोटी सी गलती या छोटे से स्टेप को, अब हसीना वाजिद है, उसको कहा जा रहा है डिक्टेटर थी। क्या डिक्टेटरशिप की उसने भाई? पाकिस्तान के कई ग्रुपों में मैं देख रहा हूँ, कह रहे हूँ उसने प्रोटेस्टर्स की जायज़ डिमांड नहीं मानी। अच्छा भाई, कौन सी जायज़ डिमांड थी? प्रोटेस्टर की एक ही डिमांड थी, कोटा सिस्टम खत्म। वो हसीना वाजिद ने कर दिया था, बाद में कोर्ट ने भी कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब कहा गया ना कि भाई आपकी कोर्ट ने कह दिया कि कोटा सिस्टम खत्म, तब आप प्रोटेस्ट खत्म करें। तो उन्होंने कहा था हम पोज कर रहे हैं कोटा सिस्टम प्रोटेस्ट को पोज कर रहे हैं, इसके बाद शुरू करेंगे। इसका मतलब ये कि डिजाइन असल में कुछ और थी, आपकी डिमांड पूरी हो चुकी, अब खत्म ना, आ गया असल मुद्दा, हसीना वाजिद रिजाइन करे। तो यही डिजाइन यहाँ पे भी हो रही है, कभी मणिपुर में, कभी वेस्ट बंगाल में, कभी केरला में, मुख्तलिफ जगहों पे करके भड़काया जा रहा है कि हुकूमत कोई ऐसा, गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप उठाए कि प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ जाए, मामला बांग्लादेश जैसे हो जाए। और फिर तो ये है कि भारत की स्टोरी फ़र्क है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका से आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये कंट्रीज़ में मिलिटेंसी या मिलिट्री खुद पावरफुल होती है और इंटरवीन कर जाती है। इनकी हिस्ट्री रही है, बांग्लादेश पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि आर्मी इंटरवीन कर जाती है। तो भारत में ऐसा कुछ ना कभी हुआ है ना कभी होगा। कि मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ कि मैं दुनिया में आर्मियों को पसंद नहीं करता। मुझे कभी भी आर्मी हमेशा जहर लगती हैं, क्योंकि आर्मी का काम होता है मारना, कूटना, दूसरे मुल्कों पर हमले करना, कब्जे करना। एक भारत की वाहिद आर्मी है
जिससे हमेशा मुझे गर्व रहा है कि हुनर आर्मी हो तो ऐसी हो, जिसने कभी भारत के 1 इंच बाहर जाके कदम नहीं रखा किसी चीज़ के लिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भारत की आर्मी अगर कहीं भेजी जाती है, जैसे ईस्ट पाकिस्तान पे हुआ था, बाकी भारत की आर्मी ने कभी, और भारत की आर्मी अपने मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती, अमेरिकन आर्मी की तरह जालिम आर्मी नहीं है, बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ की आर्मी की तरह। तो भारत में वो चीज़ होगी नहीं, लेकिन फिर भी सरकार को बड़ी एहतियात से कदम रखना पड़ता है। तो वक्फ बिल ख़त्म किया है। आपको पता है पाकिस्तान का टोटल एरिया है ना लैंड, वो 8.81 8.81 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि भारत में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है 9.40 लाख स्क्वायर किलोमीटर, यानी पाकिस्तान से भी ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। इन्होंने एक पाकिस्तान बाहर बना लिया, एक पाकिस्तान ईस्ट में बांग्लादेश की सूरत में बनाया, और एक पाकिस्तान विद इन भारत बनाया हुआ है। तो ये है कि इसका इलाज तो ज़रूरी है। अब ये साहब को देखें ना, कहते हैं कि अंबानी का जो घर है अंतिलिया, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है। ये एक अनाथ आश्रम के लिए ज़मीन थी, लेकिन गरीबों के लिए कौन पूछता है। कोर्ट किसी वक्त भी इस घर को तोड़ने का ऑर्डर दे सकती है, इसीलिए ये वक्फ लॉ नया चेंज कर रहे हैं। मतलब कंस्पायरेसी थ्योरी भारत में तो अजीज दोस्तों, देखिए, जहाँ से तक वक्फ का मामला है तो हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी तादाद में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ सर्टेन चैरिटेबल पर्पस के लिए वक्फ की है, और इसमें ये लॉ है, मुल्क का भी लॉ है, इस्लामिक लॉ भी है कि वंस अ वक्फ इज़ ऑलवेज़ अ वक्फ, कि जिस प्रॉपर्टी को एक बार वक्फ कर दिया गया फिर ना उसको बेचा जा सकता है और ना ख़रीदा जा सकता है। और अपने मुल्क में मोर देन 60 to 70% वक्फ प्रॉपर्टीज़ इन द फॉर्म ऑफ मस्जिद और दरगाह और कब्रिस्तान है। और अपने मुल्क में ऑलरेडी वक्फ एक्ट 1995 मौजूद है। फिर 2013 में गवर्नमेंट ने सर्टेन उसमें अमेंडमेंट किए, तो पूरे मुल्क में इन कवानीन के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज किया जा रहा है। और हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ प्रॉपर्टीज़ पर इंक्रोचमेंट है, उसको हटाए जाने की ज़रूरत है। बाज़ प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसका किराया मार्केट रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को दिया जाए, ये हम लोग की डिमांड एक अरसे से है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम नहीं समझते कि किसी किस्म के अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और अगर गवर्नमेंट फील करती है कि अमेंडमेंट करना ज़रूरी है वक्फ की हिफाजत के लिए, तो मैं ये समझता हूँ किसी भी डेमोक्रेसी में ये लाजमी और ज़रूरी है कि जो उसके के स्टेक होल्डर्स हैं कम से कम उनके साथ सलाह मशवरा किया जाए और उनके मर्ज़ी के मुताबिक जो भी अमेंडमेंट हो वो किए जाएँ। ये ट्रांसपेरेंसी हर चीज़ में होनी चाहिए। और जहाँ तक वक्फ बोर्ड्स का ताल्लुक़ है तो हम नहीं समझते कि ट्रांसपेरेंसी कहीं पर भी लैक कर रही है। अगर कहीं पर ट्रांसपेरेंसी लैक कर रही है तो उसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है। और ऑलरेडी जितने कवानीन बने हुए हैं वो इस बात को इंश्योर करने के लिए बहुत काफ़ी हैं। लिहाजा हम नहीं समझते कि किसी भी नए कानून की या इस कानून में, वक्फ कानून में किसी किस्म के अमेंडमेंट की ज़रूरत है। मेरी फिर डिमांड यही है कि कोई भी किसी भी किस्म का अमेंडमेंट करने से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे सलाह मशवरा ज़रूर किया जाए। नहीं, ऑलरेडी जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो भी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स होते हैं, वक्फ रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, इनमें प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी दर्ज होती हैं। तो लिहाजा ये कहना कि उनका कहीं और रिकॉर्ड नहीं होता है, एज़ पर माई इंफॉर्मेशन ये बात मुनासिब नहीं है। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी पहले जो कानून बने हैं वो मोर देन इनफ है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। हमारे यहाँ तमाम मामलात में ख़वातीन को माक़ूल नुमाइंदगी दी जाती है और उनके डिसीशंस को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अभी जो वक्फ एक्ट है उसमें ऑलरेडी ये लॉ बना हुआ है कि जो भी वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें औरतों की नुमाइंदगी होगी। और अगर आप उत्तर प्रदेश का वक्फ बोर्ड देखें तो उसमें ऑलरेडी इस वक्त दो वुमेन मेंबर्स हैं। तो इस वजह से ऑलरेडी ये कानून पहले से मौजूद है। आपने मौलवी साहब को भी सुन लिया। अब थोड़ा वक्त
की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से देखा जाए तो 17% वक्फ प्रॉपर्टी कब्रस्तानों की है। ये दुनिया के मुसलमान देशों में मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स की होती है प्रॉपर्टी, कब्रस्तान मुस्लिम देशों में, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो पाकिस्तान है, कहीं भी। ये भारत वाहिद देश है जहाँ पे ये, और कई जैसे इंग्लैंड में प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद के आप वहाँ पे बनाते हैं। इन्होंने तो इंक्रोचमेंट की हुई है। फिर 1,13,187 दुकानें हैं वक्फ के कंट्रोल में, 13%। एक चैरिटी बोर्ड है, उसका दुकानों से क्या ताल्लुक, बिजनेस से। 92,505 घर हैं। ये हमने इधर उधर दुनिया के दूसरे देशों में ये चीज़ हमें नज़र नहीं आएंगी। 1,40,784 एग्रीकल्चर लैंड है, 16%। 1,19,200 मस्जिदें हैं, 64,724 प्लॉट हैं, 33,492 मज़ार, दरगाह, मकबरे हैं। आशूर खाना 17,719 हैं, मदरसे 14,008 हैं, बाकी 1,86,189 और चीज़ें हैं। ये सब वक्फ बोर्ड की नहीं होती भाई। और ये देखें कि 27% लैंड है ना वक्फ बोर्ड की, वो उत्तर प्रदेश में है, 9% पंजाब में है, 9% वेस्ट बंगाल में है। तो अजीज़ दोस्तों, ये एक दरिंदा है वक्फ बोर्ड, जो कि भारत में दंदनाता फिर रहा है। सरकार को कोई ऐसी, जाहिर है हालात ऐसे हैं कि आप सिविल वार को बचना चाहते हैं, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं से वक्फ बोर्ड का इलाज करना पड़ेगा। 89 में ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्फ प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? तो आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? has been done in terms of section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें, ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ये ऐसे डिक्लेयर हो गया 89 में। Section 5(c) in the 5 of 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल में सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन क्या नोटिफिकेशन करके वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे। क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इशू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो क्या छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं, इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। इसका ओनर कौन था, रियल ओनर कौन था, क्या हुआ, कहां से ये प्रॉपर्टी आई, रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट, कुछ नहीं मालूम किसी को। मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ दैट इज पॉसिबल? अजीज दोस्तों, पेरिस चलते हैं ओलंपिक्स के मुकाबलों में। पहले दिन ओलंपिक शुरू होने के, ज़ीको ब्राजील का एक एक्सीलेंट फुटबॉलर था, लूटा गया बेचारा। 2 पाकिस्तानियों ने इसको वहां पे लूट लिया, वो पाकिस्तानी गिरफ्तार हो गए बाद में। तीसरे दिन
एक पाकिस्तानी मुस्तफ़ा अरेस्ट होता है, एक रोमानियन छोटी बच्ची जो टूरिस्ट अपने माँ के साथ आई थी उसको मोलेस्ट करने में। जहाँ जाएंगे ना अपना डंका बजाते हुए जाएंगे। ये लाजमी है पाकिस्तानियों में कि ये अपनी असलियत, अपनी औकात दिखाएंगे। अजीज दोस्तों, अगली किसी वीडियो में मैं दूसरी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।